अच्छा वो जब पब्लिश हो जाए तो इसमें बेसिकली आप दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं फ्री अकाउंट में। वेबफ्लो की जो फ्री अकाउंट है उसमें आप दो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर दो दो पेजेस होते हैं, ठीक है। आप मतलब दो पेजेस से ज़्यादा फ्री अकाउंट में क्रिएट नहीं कर सकते पेज। मतलब इसे सिंगल अकाउंट में आपने दो पेज क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर CMS की जो CMS कलेक्शन है तो भी आप इसमें 50 तक रिकॉर्ड्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चाहे जितने भी CMS कलेक्शन क्रिएट कर ले, लेकिन उसमें रिकॉर्ड्स जो है ना, रिकॉर्ड्स मीन के सिंगल आइटम अंडर वन CMS, सिंगल रो, सिंगल रिकॉर्ड। इसको मतलब ये बेसिकली टोटल आप 50 क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप 5 फॉर एग्जांपल CMS कलेक्शन क्रिएट कर लें और एक में 10 क्रिएट करें, दूसरे में 2 क्रिएट करें, तीसरे में 5 क्रिएट करें, लेकिन टोटल 50 तक। तो ये आपका फ्री वर्जन में जो फ्री प्लान है इसकी, तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अब लॉग इन करता हूँ। तो मैंने अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। कल हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ यहाँ से, और डिज़ाइनर में जाके वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे कल बेसिकली हमने बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास है स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये एक एलिमेंट है टोटल पूरा मॉड्यूल, और इसमें हम स्ट्रक्चर हमने सिर्फ डिस्कस किया था। तो स्ट्रक्चर में से हमारे पास, अगर आपने HTML पे काम किया है तो आपको HTML का टैग अगर आपको याद है, जिस तरह उसमें सेक्शन है, इस तरह वेबफ्लो ने एक मतलब फ़िज़िकल एक सेक्शन बनाई है, ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज़ करके इस सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह के कंटेनर है, ये बूटस्ट्रैप के अंदर जो कंटेनर यूज़ की गई है, या जो एलिमेंटर के अंदर कंटेनर है, जो भी है, तो ये सेम वही कंटेनर है, लेकिन इसकी वेबफ्लो के अंदर इसको एक नाम दिया गया है, एक कंटेनर, और ये सेम डेव ब्लॉक ही है। अच्छा, उसके बाद ये क्विक स्टैक है जो कि हम मोस्टली गैलरी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इस पे बात की है, वो भी आप काइंडली देख लें तो आपको थोड़ा सा इसमें इसका बहुत आइडिया हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास फ्लेक्स वर्टिकल और फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल। फ्लेक्स वर्टिकल और फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल ये बेसिकली सेम फ्लेक्स ही है। यहाँ पे डिस्प्ले जो हम फ्लेक्स करते हैं, लेकिन ये हमने डायरेक्ट अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और आप इस यहाँ पे आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली कोई क्लास नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने जब फ्लेक्स ब्लॉक यूज़ किया ना तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन वर्टिकल। हेलो, जी जी सर। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये पूछना था कि इज़ इट पॉसिबल कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स होते हैं वर्डप्रेस ये इसके वेबफ्लो के, अच्छा, जैसे अब आपने वर्टिकल फ्लेक्स का एक जो है ना पूरे को इधर से विजेट उठाया, तो उसके पीछे कि हम CSS कहीं से देख सकते हैं? CSS ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन वर्टिकली अलाइन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी अगर आप CSS देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक प्लगइन है, वो मैं इंस्टॉल करके आप लोगों के साथ वो CSS भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इसमें दूसरा भी एक ऑप्शन है कि आप अगर यहाँ पे जाएं, ठीक है, ये कोड अभी है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हैं ना, अगर आपके पास पेड प्लान है ना वेबफ्लो की, तो आपको यहाँ पे ये CSS नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये जितना भी CSS किया है हमने कल, यहाँ पे ये CSS है,
और ये जितना भी ये जावास्क्रिप्ट हमने किया हुआ है ना, जावास्क्रिप्ट तो किया नहीं है लेकिन ये वेबफ्लो की बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ये इन लोगों ने यूज़ की है। तो ये हमारे पास ये CSS है। ठीक है, समझ आ गया। जी क्योंकि मैं ये देख रहा था ना कि जैसे मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर देखा जिसमें आपने अगर एक ब्लॉक उठाया है, ठीक है, एक डिव उठाया है, तो उसका जो डिस्प्ले होता है डिफ़ॉल्ट में वो ब्लॉक होता है, और उसके ऊपर इवन हमने वी फ्लेक्स की जो एक क्लास डिफाइन की हुई है वो मुझे जो समझ आया है वो ये है कि जैसे हमने CSS में काम करना होता है तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता है, उसके बाद फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर काम करती हैं। एग्जैक्टली तो जो मुझे उस समझ आया पॉइंट है, जब में आपने एक क्लास डिफाइन की है वी फ्लेक्स की, ठीक है, उसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ तो डिफ़ाइन कर दी लेकिन उसका डिस्प्ले आपने पहले डिफ़ाइन नहीं किया था। बाद में जब आपने दूसरे ये जो ब्लॉक्स में गए, ब्लॉक को जब आपने फ्लेक्स किया तो उसके ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिक एग्जैक्टली ये मैंने बेसिकली इसलिए डिफ़ाइन नहीं किया था कि वेबफ्लो वो इसी तरह मैंने ये वाला डिव ब्लॉक यूज़ किया था, ठीक है, ये फ्लेक्स ब्लॉक जो है ना ये मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेबफ्लो ने ये क्रिएट की है जिस तरह के फ्लेक्स बॉक्स है या वर्टिकल फ्लेक्स ब्लॉक्स है, या यहाँ पे अगर आप देख ले कंटेनर, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ कि ये कंटेनर मैंने यूज़ की ना, ये किधर गया कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर को अगर आप यहाँ पे देख लें, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर है, तो कंटेनर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डिस्प्ले ब्लॉक है, और ये जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है ना वो 940 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 940 है आपका, ठीक है। अब इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप मॉडिफाई करेंगे तो आपने इन चीज़ों को ओवरराइट करना है फिर, ठीक है, क्योंकि वो आपकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो आपने फिर यहाँ पे एक कंटेनर की क्लास लेनी है, ठीक है, या माई कंटेनर या मैन कंटेनर के नाम से, ठीक है, मैंने क्रिएट किया। अब इसको ये जो क्लास है ना, ये क्लास जनरेट हो गई है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम विड्थ है ना वो 1240 हो, ठीक है, और बाकी अगर मोबाइल पे हो तो मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल पे 100% हो। ये जब इस स्क्रीन पे जाएगा ना तो ये 1240 ही होगा, बाकी जो बिगर स्क्रीन पे भी जाएगा ये 1240 ही होगा, ठीक है। तो यही मेरा मकसद बेसिकली ये है कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वेबफ्लो ने जो चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है उसके पीछे उन लोगों ने एक फिक्स CSS क्रिएट की है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा फ्लेक्स यूज़ करते हैं, तो फ्लेक्स तो हमें उसका फ्लेक्स जो रिज़ल्ट है वो तो हमें मिल जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँ इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, दोनों ने फ्लेक्स वर्टिकल डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देख ले कि अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा फ्लेक्स की ज़रूरत है, ठीक है, वर्टिकली, और इसको मैं यूज़ करूँ इधर, इसको मैं डिस्प्ले नन करता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, इसको मैं यूज़ करूँ इधर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई CSS मतलब कोई भी डिज़ाइन चेंजेस चाहिए, ठीक है, ये कोई दूसरे पेज पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मुझे डिज़ाइन कोई डिफरेंट सा डिज़ाइन चाहिए। ये मैंने डिव ब्लॉक के अंदर क्रिएट की है और मैं चाहता हूँ, लेकिन तो अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्शन हॉरिजेंटल कर दूँ, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं ये हॉरिजेंटल फ्लेक्स यूज़ ही ना करूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये फ्लेक्स यूज़ की है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। लेकिन अब मसला यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने ये फ्लेक्स ब्लॉक जो है 50 दफ़ा पूरे वेबसाइट के अंदर यूज़ किया है, ठीक है, तो और मैंने कोई डिफ़ाइन नहीं की ये वाला क्लास, बस मैंने सिर्फ ये क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। फ़ीचर फंक्शनैलिटी तो सेम है, लेकिन अगर आप देख ले यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे नहीं है, बाकी काम तो ये दोनों सेम कर रहा है। यहाँ पे मुझे सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे चेंजेस की है, लेकिन ये चेंजेस जब मैं करूँगा यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इधर भी अप्लाई कर दूँ तो फिर मैंने यहाँ पे भी ये वाला क्लास डिफ़ाइन करना है, तो ये ओवरराइड हो गई है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट कि वो आपको कहे कि यार मुझे ये डिज़ाइन
ये तो आपने फ्लेक्स क्रिएट किया, लेकिन मुझे ये बेसिकली फ्लेक्स में नहीं चाहिए। मुझे ये एक फ्लेक्स वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजेंटली चाहिए। तो जस्ट आपने फ्रॉम स्टार्ट कोई भी क्लास लेनी है, उसी क्लास को रीयूज़ करके आपने उसकी जस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करनी होती है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि इसका फ़ायदा और भी है कि आप अगर इसी क्लास को बार बार यूज़ करेंगे ना, कोई भी डिज़ाइन के लिए, कोई भी सेक्शन के लिए, कोई भी पेज के लिए, तो आपकी जो CSS फाइल है वो उसमें डुप्लिकेशन नहीं आएगी और वो ज़्यादा, उसकी साइज़ ज़्यादा नहीं होगी, वही उसी साइज़ में आपको क्रिएट करेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रीयूजेबल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, हम रीयूजेबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ की है और ऑलरेडी मुझे इसका पता है, तो मैंने जब भी कोई क्लास यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्लास हो, लेकिन उसका जो उसके अंदर जो मैं ये कोई भी टेक्स्ट यूज़ करूँ तो उसकी जो, और मैं ये स्पेसिफिक कंटेनर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंटेनर यूज़ करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मुझे नज़र आ जाएगा मैन कंटेनर। लेकिन अब यहाँ पे आप देख लें, मैंने मैन कंटेनर यूज़ किया, लेकिन आप यहाँ पे देख लेना कि मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कंटेनर यूज़ किया था। कंटेनर मीन कि कंटेनर का टैग मैंने यूज़ किया था। अब यहाँ पे अगर आप देख लें कि मैंने इधर भी मैन कंटेनर क्लास यूज़ की, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे है डिव ब्लॉक, और डिव ब्लॉक से मैंने कंटेनर क्रिएट किया। ठीक है, ये सारे डिव ब्लॉक ही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको वेफ्लो ने क्रिएट किया हुआ है बैकएंड पे कि इसकी जो डिस्प्ले ब्लॉक है और ये मार्जिन 0 ऑटो कर दिया है। तो ये बेसिकली सेंटर पे इसलिए लेके आ रहा है। तो फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी जगह पे कोई डिव ब्लॉक, सिंपल डिव ब्लॉक, ये वाला जो है ना डिव ब्लॉक यूज़ करूँ ना, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंटेनर ही बनाऊँ, तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको ओवरराइट करना है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये भी सेंटर में आ गया है। अब अगर ये मैंने ओवरराइड नहीं करना था ना, तो ये भी 0 था और ये भी, और ये बिल्कुल यहाँ पे मतलब सेंटर में भी नहीं था। आप इसको देख लेना, उस साइड पे चला गया है। लेकिन आप अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास सेंटर में है। इसको मैं थोड़ा सा एक बटन डाल दूँ, ये सेंटर में आ गया है और ये सेंटर में नहीं है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे जाके, इस पे भी मैं आपको वापस इस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ कि मैंने डिफ़ॉल्ट पे मैं वापस क्यों गया हूँ। मैंने क्या करना है कि मैंने इस पे क्लिक करके थोड़ा सा उसको, इसी क्लास को मैंने ओवरराइड करना है, और फिर आप देख लें तो ये दोनों ओवरराइड हो गए और सेम। तो अब आपको जिधर भी कंटेनर चाहिए, चाहे वो डिव ब्लॉक में हो, ठीक है, चाहे वो सेक्शन से हो, बेशक आप सेक्शन को भी ट्राई कर लें। ठीक है, मैंने सेक्शन यूज़ किया, लेकिन उस मैंने जो क्लास यूज़ की ना, उसने उसी क्लास को हटाया है और वो ओवरराइड हो, क्योंकि मैंने उसी क्लास को ओवरराइड कर दिया है। समझ आ गई है? हेलो जी जी सर। अच्छा, इसमें बस वही समझ आ गई ना कि जैसे हम यूनिवर्सल यानी कि जब CSS लिखते हैं तो उसमें हम एक रूल यूज़ करते हैं, या ओवरऑल कोडिंग में हम एक रूल यूज़ करते हैं, ट्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ। बिल्कुल मतलब उसी को ही हमने फॉलो करते हुए वेबफ्लो में सारी कोडिंग करनी है। और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस के बैकएंड से आ रहा हूँ, तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें हमारे पास क्लासेस का बहुत तगड़ा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस, जहाँ पर हमारे पास पेज बिल्डर के साथ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता कि हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगा। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू लाइक टॉक अबाउट वेबफ्लो, कि वेबफ्लो क्यों वर्डप्रेस से बेस्ट है। बेसिकली वेबफ्लो, लोग कहते हैं ना कि वेबफ्लो, मैं भी कहता हूँ कि वेबफ्लो इज़ नो कोड प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इन लोगों ने इस तरह की चीज़ बनाई है ना, ये टाइम लेगी, इसमें अभी भी काफ़ी लिमिटेशंस है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मतलब वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या कोई स्ट्राइप या पेमेंट गेटवेज क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह के पेपाल हो गया, पेपाल तो इसमें है ऑलरेडी, स्ट्राइप भी है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एनी अदर प्लेटफॉर्म जो आपके इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो भी आपको इसमें लिमिटेशंस है, उसमें थोड़े मसले हैं। लेकिन ये है कि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली इसका फ्यूचर बहुत आगे है।
फ्यूचर इसका है। और दूसरा ये है कि अगर आप इसमें वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप इसको ईज़िली वर्डप्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वो ऐसा होगा कि वो यार हर एक बंदा इसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि यार ये कंटेनर किस लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो ये क्लास यूज़ हुई इसका क्लास का मतलब ही क्या है। मेरा मकसद ये है कि आपको क्लास नेमिंग जो है ना, क्लास नेमिंग कन्वेंशन इस तरह रखनी है कि आप कम से कम आपके प्रोजेक्ट पे कोई दूसरा डिज़ाइनर, कोई दूसरा डेवलपर काम करे तो उसको ईज़िली आसानी हो अंडरस्टैंडिंग में। ताकि आप, अब मैंने कंटेनर यूज़ किया ना, तो हर किसी को पता है कि मैन कंटेनर में पूरा वेबसाइट जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वेबसाइट ये मैं माई कंटेनर का जो क्लास है ये बेसिकली 2 पेजेस पे, इस पेज पे यहाँ पे 2 टाइम यूज़ हो गया है। सिमिलरली आप अगर मैं फ्लेक्स को यूज़ करूँ तो यहाँ पे आप देख ले इसको 3 टाइम, या इसको आप अगर प्राइमरी बटन मैंने यूज़ की है तो आप अगर इसको देख लें ये 20 टाइम यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब मैंने क्या किया कि चाहे मैं, अब मैंने ये क्रिएट किया ना प्राइमरी बटन, ये प्राइमरी बटन चाहे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ले लूँ, लिंक ब्लॉक, इस पे भी मैं आ जाता हूँ लिंक ब्लॉक पे, लेकिन ये सिर्फ मैं एक डेमो देता हूँ आप लोगों को। अब इस प्राइमरी को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखो अब एग्जैक्ट डिज़ाइन बन गई है, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे मैंने ये किया है कि मैंने तो ऑटोमेटिकली ये वाला बटन की जो फीचर मैंने यूज़ की थी, ये जो बटन है, और यहाँ पे मैंने लिंक यूज़ किया, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि लिंक पे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट की जो स्टाइल डेकोरेशन है ना, वो बेसिकली अंडरलाइन है, मैंने सिर्फ इसको सेट करना है और बाकी ये बटन भी हमारे पास बन गई है। ये सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है कि हमने इसी क्लास को यूज़ किया। तो इस क्लास में से जितने भी आप कोई चाहे लिंक ब्लॉक यूज़ करें, चाहे आप डिव ब्लॉक यूज़ करें, आप लेबल बना ले, आप कोई स्पैन बना ले, उसको सिर्फ ये क्लास असाइन करिए, ऑटोमेटिकली वो फंक्शनैलिटी उठा लेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है ना कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। डिव ब्लॉक तो आप लोग समझ आ गया होगा, और सिमिलरली ये वर्टिकल फ्लेक्स जो है ना, इसको आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इसको देख लें, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये यूज़ की और इसको हॉरिजॉन्टली ये शो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टली फ्लेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर इसको सिमिलरली मैं कोई डिव ब्लॉक यूज़ करूं और यहाँ पे बेशक मैं एक एच फ्लेक्स यूज़ करूँ या डायरेक्टली एक्स अंडरस्कोर फ्लेक्स यूज़ करूँ, लेकिन मैंने इसको ओवरराइड नहीं किया, तो आप देख ले कि यहाँ पे मैंने तो ये क्लास यूज़ किया लेकिन उसने कोई फंक्शनैलिटी नहीं उठाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें भी डाल देता हूँ कोई चीज़ और इसमें भी डाल देता हूँ। अब इसको आप देख ले कि हॉरिजॉन्टली तो है, फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ गई है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए ये डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक है, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब इसके अंदर फंक्शनैलिटी वही नहीं आई, सेम क्लास मैंने यूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये जो टैग है मैंने ये यूज़ किया था, और दूसरी जगह पे मैंने टैग यूज़ किया था डिव ब्लॉक की, लेकिन इसकी जो क्लास थी और इसकी क्लास मैंने सेम की है। तो इसको यहाँ पे जब मैंने क्लास यूज़ किया ना, इस पे इसको बेसिकली मैंने ओवरराइड नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो जब मैं इसको ओवरराइड करता हूँ ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी देख लें ये भी ओवरराइड हो गया है। तो जब भी आपको मतलब इसी कोई फंक्शनैलिटी या कोई भी डिज़ाइन में आपको हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आप बेशक डिव ब्लॉक ले लें, आप बेशक कोई लिंक ब्लॉक ले लें, कोई भी ले लें, और अब यहाँ पे आके इसी h अंडरस्कोर फ्लेक्स को आप अप्लाई कर दें, तो इसके अंदर जितना भी आपका काम होगा। अच्छा, ये बटन है तो एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक नहीं आ रहा, तो अब क्या करना है, मैं कोई ये हेडिंग ले लेता हूँ इसके अंदर, और इसको मैं 2 दफ़ा
कॉपी 3 दफ़ा कर लेता हूँ। तो इसने वही फंक्शनैलिटी उठाई है, सेम फंक्शनैलिटी, सेम जो CSS है वो प्रॉपर्टीज़ इसने उठाई है और इसने उस पर भी अप्लाई कर दिया, जो कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था लिंक ब्लॉक, और सेम आप डिव ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितना भी आपका CSS होगा वो इसी क्लास का यूज़ करेगा, ठीक है। ठीक है, सही। अच्छा, तीसरा हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट है। तो लिस्ट और लिस्ट आइटम ये वही अनऑर्डर लिस्ट है, ये मैंने डिस्कस भी की है पिछली वीडियोस में, लेकिन इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये वही लिस्ट आइटम्स है जो कि अनऑर्डर लिस्ट है और या ऑर्डर लिस्ट है। अगर आपने HTML CSS HTML में देखा होगा LI ULLI, तो ये वही ULLI है और इसके अंदर फिर आप इस डिज़ाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द वेबसाइट जितने भी ये जो LI है या लिस्ट आइटम है या अनऑर्डर लिस्ट है, मैं इसको यही सेम डिज़ाइन यूज़ करूँ, तो आपने क्या करना होगा कि आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं अनऑर्डर लिस्ट पे, और इसको यहाँ पे कोई चेंजेस आप इजीली कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर आप इसको देख लें, मैंने क्या यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जब मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि थ्रू आउट द वेबसाइट के अंदर ये जो अनऑर्डर लिस्ट की जो टैग है HTML टैग, मैंने इसको चेंज करना है, मैंने कोई क्लासेस नहीं करनी। अगर मैं क्लासेस यूज़ करता हूँ ना तो फिर मैं जिधर भी ये लिस्ट या लिस्ट आइटम यूज़ करूँगा, मैंने फिर वही क्लास भी यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि थ्रू आउट द वेबसाइट जितना भी लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है उस पर मैं ये वाला डिज़ाइन ट्राई करूँ या कोई ये वाला डिज़ाइन ट्राई करूँ, जो भी डिज़ाइन मतलब आपको आपकी डिज़ाइन के हिसाब से सूट करे। इसमें फिर दूसरा एक ऑप्शन है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन यहाँ पे चेंज है, कोई दूसरी जगह पे डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे बेशक क्लास कोई भी यूज़ करें। मैंने लिस्ट यूज़ किया और इसको मैंने नाम दिया लिस्ट्स, इसको मैंने चेंज किया। अब सेम क्लास मैं इधर भी यूज़ करता हूँ और इससे मैं ये रिमूव करता हूँ। तो आप देख ले कि आपको कोई दूसरी पेज में ये डिज़ाइन चाहिए, लेकिन इस पेज में आपको ये डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कोई क्लास यूज़ नहीं की, तो इसने इसको उठा लिया है, और यहाँ पे मैंने जो क्लास यूज़ की है इसको इसने डायरेक्टली मैंने ओवरराइट किया है इसको, तो ये सर्कल में कन्वर्ट। इसको आप बेशक यहाँ पे सर्कल भी कर सकते हैं, सर्कल स्टाइल, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो है लिस्ट आइटम है, तो सिंगल लिस्ट आइटम भी आप इधर से आप इसी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह इसको ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, तो आप बेशक फिर यहाँ पे आके लिस्ट आइटम पे क्लिक करें, लिस्ट आइटम, और इसको इधर थोड़ा सा मॉडिफाई करें। अब मैंने इस पे ये अपडेट नहीं की, तो ये भी नहीं चेंज हुई, ये भी नहीं हुई, और सिर्फ ये चेंज हो गई है क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी ये क्लास अप्लाई किया हुआ है। अब मैंने ये सेम जो क्लास है मैंने इस पे भी यूज़ करूँ तो, और इस पे भी यूज़ करूँ, तो ये हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरह आ जाएगा। तो आप इसमें मतलब कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये डिज़ाइन चेंजेस है। इसमें आप बेशक ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई ब्लॉक बना ले इसकी, डिव ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर दे या डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे। ये डिज़ाइन पे आपकी डिपेंड करता है कि आपको जिस तरह का डिज़ाइन मिला है, या इसको आप पैडिंग यहाँ पे दे दे, कोई मार्जिन दे दे, इसको आप बेशक विड्थ इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप और भी यहाँ पे डिज़ाइन चेंजेस कर सकते हैं।
जितना भी आपकी डिज़ाइन के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी जो CSS है वेबफ्लो के अंदर बेसिकली ये चीज़ आसान है, इसमें आपकी CSS और HTML पे इतनी ग्रिप आ जाएगी कि आपको इजीली आसानी मतलब एक कस्टम वेबसाइट के अंदर आप चेंजेस कर सकेंगे, क्योंकि ये आपको एक फ़िज़िकल नज़र आ रही चीज़ है कि अब यहाँ पे ये किस लिए है। अब यहाँ पे आप देख लें कि पैडिंग जो है ना, कोई भी ब्लॉक या कोई भी बटन हो या कोई भी चीज़ हो HTML का टैग, उसके अंदर अगर आपने कोई स्पेसिंग जनरेट करनी है तो आप पैडिंग यूज़ करें। अगर उसके बाहर से आपने कोई स्पेसिंग ऐड करनी है तो आप वहाँ पे मार्जिन यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें, मैंने कल भी एक ये डिस्कस किया हुआ था कि अब यहाँ पे इसको आप देख लें, मैं H1 पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर से 20 बाय डिफ़ॉल्ट और नीचे से भी 20, तो इसका मतलब है कि बाहर से 20 और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अंदर से ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इसकी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो ये यहाँ पे इसलिए आ गया कि मैंने ये सेम H1 टैग यहाँ पे भी यूज़ की है और यहाँ पे भी यूज़ की है। और मैं क्या करता हूँ, इधर जो चेंजेस कर रहा हूँ वो मैं बेसिकली ऑल वेबसाइट थ्रू आउट द वेबसाइट के अंदर जितने भी H1 हेडिंग्स है उस पे मैं ये चेंजेस करता हूँ। अगर मैं उस पर नहीं करना चाहता तो मैंने भी फिर क्या करना है कि मैंने यहाँ पे H1 या हेडिंग डैश H1, ठीक है, मैंने क्लास क्रिएट की और ये क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ की। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँ और सॉरी, ये बेसिकली यहाँ पे है H पे लिंक ब्लॉक पे। अब ये जो क्लास है, मैं ये क्लास यहाँ पे यूज़ करूँ तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह आ जाएगी। अगर मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स करूँ या इनलाइन आप फ्लेक्स भी कर सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इधर। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये सेम क्लास में जिधर भी यूज़ करूँगा ये डिज़ाइन उसकी उसी पे अप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो कस्टम जो वही क्लास जो आप क्रिएट करते हैं और वो चीज़ जो बेसिकली वेबफ्लो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट असाइन की हुई है अपनी एक टैग्स के अंदर, टैग्स पे जो चीज़ें अप्लाई हुई है वो बेसिकली वेबफ्लो ने क्रिएट की है। वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, मतलब एक येलो टाइप होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देख लें फ्लेक्स, तो आप इसको अगर देखें कि डिस्प्ले फ्लेक्स है तो इसने ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट ये वाला कलर है। अगर जो चीज़ आप फिर ओवरराइट करते हैं तो उसकी कलर इस तरह चेंज हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास है इसके बाद लिंक ब्लॉक सेम। अच्छा, लिंक ब्लॉक और लिंक टेक्स्ट लिंक इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि इस डायरेक्ट टेक्स्ट लिंक के अंदर आप कोई दूसरा डिव ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, इसने बाहर क्रिएट किया लेकिन इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड टू लिंक एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसलिए कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए कि आपने लिंक के अंदर, अक्सर उस तरह होता है कि आप कोई ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं तो उसके लिए आपको फिर चाहिए कि आप कोई और आपकी जो डिज़ाइन है, क्लाइंट कहता है कि आप मैं पूरे ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करूं या कोई इमेज पे या कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूं तो उसमें आपको फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाएगी। तो उस डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देख लें तो आप इस लिंक को यूज़ नहीं करते और ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि लिंक ब्लॉक यूज़ करना है। जब आप ब्लॉक यूज़ करते हैं तो ब्लॉक के अंदर आप फिर हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, फिर आप इसके अंदर ये इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके अंदर आप हर एक चीज़ मतलब इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बन गई है इसको मैं थोड़ा सा बाहर करूँ और ये डिस्प्ले नन
और ये डिस्प्ले नन करूँ तो ये थोड़ा क्लियर आ जाएगा। फिर मैं इसको सेंटर पे करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये इसको एक विड्थ दूँ और ये इस कंटेनर के अंदर रख दूँ। अब इसको मैं क्या करूँ कि अगर मैं सेंटर पे आना चाहता हूँ इसको जस्ट मैंने इसको फ्लेक्स करना है और ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे अगर आप देख लेना, ये मैंने ख़ुद से किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको आप मीनिंगफुल नेमिंग भी दे दें। अच्छा, यहाँ पे लिंक ब्लॉक है, मैंने फ़र्स्ट डिव ब्लॉक ले लिया। डिव ब्लॉक के अंदर इससे पहले कंटेनर है, तो कंटेनर जो है ना मेरा एक स्पेसिफ़िक पेज का जो विड्थ है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है, जो डिज़ाइन में बना रहा हूँ, ये उसके अंदर ही आ जाए। और यहाँ पे दूसरा जो डिव ब्लॉक है, तो डिव ब्लॉक के अंदर मैंने इसको नाम नहीं दिया, तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँ तो ये इसने क्रिएट किया डिव ब्लॉक 2, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन वर्टिकल अलाइन सेंटर, और इधर भी मुझे वही चीज़ चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर मैं चाहता हूँ कि अलाइन भी सेंटर हो या अलाइन सेंटर ना हो, स्ट्रेच हो, ठीक है, तो फिर इसको आप इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको जस्ट नाम दे दे फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आके स्ट्रेच कर दे, और इधर जो है ना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा CSS जनरेट ना हो, तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स जब मैं करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें यूज़ कर देता है, ठीक है। जो वही जो सेम प्रॉपर्टीज CSS की जो कोड है वो सारा यहाँ पे वो यूज़ कर देता है। तो इसके हमारी जो डिज़ाइन है, इंस्टेड ऑफ के हम हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस क्रिएट करें, तो जब एक क्लासेस मैंने क्रिएट की यहाँ पे, तो सिर्फ ये नहीं कि CSS में या कोई जावास्क्रिप्ट में या कोई भी फाइल में सिर्फ ये क्लास जनरेट हो गई है, सिर्फ क्लास की बात नहीं है। क्लास पे अगर मैं क्लास को दोबारा क्रिएट करता हूँ वही सेम डिज़ाइन या सेम लेआउट के लिए, तो फिर आप इसको देख ले कि इसने क्या किया कि इसने दोबारा से ये कोड भी जनरेट की और इसने CSS फाइल के अंदर ये सेम कोड दोबारा जनरेट किया। अगर मैं इसको 100 टाइम यूज़ करूँ और इस तरह की डिज़ाइन 100 टाइम आ जाए वेबसाइट के अंदर, तो 100 टाइम्स ये सेम कोड आ जाएगा हमारे पास। वाई नॉट कि मैं इसको सिर्फ एक ही क्लास क्रिएट करूँ और ये सेम क्लास में थ्रू आउट द वेबसाइट यूज़ करूँ। तो मेरा जो साइज़ है, फाइल साइज़, उस पर भी इफ़ेक्ट करेगी। और दूसरा ये है कि हम इज़िली, अगर क्लाइंट फ्यूचर में चाहता है कि इसको चेंज करे या मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाए कि इसको चेंज करे, तो मैंने क्या करना है, एक ही जगह पे जाके सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करना है, एक ही चीज़ चेंज करना है और ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी थ्रू आउट द वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये तो हो गई लिंक ब्लॉक और टेक्स्ट लिंक। फिर सेम चीज़ बटन है, तो बटन हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की है। तो यहाँ पे भी बटन इसलिए ये मतलब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने फ्लेक्स यूज़ किया हुआ था और वो भी स्ट्रेच किया था, तो ये फ्लेक्स इसलिए इस बटन इस तरह नज़र आ रहा है। अगर बटन को मैं इस तरह रख दूँ बाहर, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस बटन को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी क्रिएट किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये वेबफ्लो की बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन है वही है। तो इसकी जो CSS है बाय डिफ़ॉल्ट वो N लाइन ब्लॉक है
और यहाँ पे इसकी जो CSS है वो बाय डिफ़ॉल्ट 9 पैडिंग टॉप बॉटम है, 15 पैडिंग लेफ़्ट राइट है। इसको आप ओवरराइट कर सकते हैं। ये एक वेफ्लो ने बाय डिफ़ॉल्ट बटन क्रिएट की है, आप इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने तो ये यूज़ की है, लेकिन उसने डायरेक्ट ये जो कलर है, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है, या ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, या फ़ॉन्ट की जो लाइन हाइट है वो टाई है। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो लिंक है, जितने इसके अंदर पूरे वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स है उस पे मैंने ये अप्लाई की हुई है, या इसको मैंने थ्रू आउट बॉडी पे ये अप्लाई की है। आप यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉडी का जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो बेसिकली मैंने असाइन की है बैकएंड से। बैकएंड से का मतलब और बैकएंड का मुराद बेसिकली ये है यहाँ पे कि मैंने वेरिएबल्स क्रिएट की है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा सीख लें। मैंने पिछली वीडियो में ये डिस्कस भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा से डिस्कस करूँ। तो मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर, और ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स क्रिएट की गई है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू पे क्लिक करें तो वेरिएबल्स कुछ इस तरह के हैं कि साइज़ वेरिएबल है, कलर वेरिएबल है और फॉन्ट वेरिएबल है, फॉन्ट फैमिली के, ठीक है। साइज़ किधर यूज़ करते हैं हम? साइज़ हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं, इसमें हम नंबर्स ऐड करते हैं, ठीक है, पिक्सेल्स में या मिसाल रेम में यूज़ करते हैं। तो साइज़ बेसिकली जितना भी थ्रू आउट द वेबसाइट आपकी नंबर्स में जिधर भी नंबर्स आ जाए, नंबर्स मीन कि लाइन हाइट आ जाए या कोई मतलब फॉन्ट साइज़ आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आप नंबर्स साइज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इधर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे ये फीचर्स अभी अनाउंस नहीं की, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो है यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम जिधर भी मतलब कोई बॉर्डर की जो बॉर्डर बेसिकली देते हैं तो हम विड्थ उसकी 1 2 3 एंड सो ऑन रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है, एक तो हमारे पास है साइज़, तो ये चीज़ें हम साइज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कलर। कलर मीन बैकग्राउंड कलर, कोई भी बैकग्राउंड कलर हो, टेक्स्ट कलर हो, कोई लेबल कलर हो, कोई स्ट्रोक कलर हो, जिस चीज़ का भी कलर हो तो उसमें आप कलर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जी, अच्छा, तो बेसिकली तीसरा हमारे पास है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली हमारे पास यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। अगर आपको कोई हेडिंग के लिए एक फ़ॉन्ट चाहिए, फिर पैराग्राफ के लिए दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, बटन के लिए तीसरा फ़ॉन्ट चाहिए, तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल फ़ॉन्ट्स है। तो इसमें आपको फ़ॉन्ट फैमिली के वो वेरिएबल्स आप जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो बैकग्राउंड पे जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना, जो भी मतलब CSS यूज़ हो रही है, तो इसकी एक वेरिएबल जनरेट होती है। उस वेरिएबल्स के अंदर आपकी जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो उसके अंदर ही आ जाती है। तो जिधर भी आपने थ्रू आउट द वेबसाइट कोई चीज़ यूज़ करनी है, चाहे वो कस्टम हो, तो आपने सिर्फ इसको यूज़ करना है, इस नेम को यूज़ करना है या वेरिएबल के अंदर इसको इस तरह लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वही फंक्शनैलिटी उठाएगी जो फंक्शनैलिटी हमने इधर असाइन की हुई है इसको, ठीक है। तो ये मैंने कल यहाँ पे क्रिएट की है। मैंने इसको नाम दिया कि बॉडी फॉन्ट कलर ग्रे, ठीक है। तो बॉडी जो वेबसाइट की जो बॉडी है, जो भी मतलब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई पैराग्राफ ले लूँ। तो मेरा बेसिकली जो ग्रे मैंने आपको बताया था ना, ये बेसिकली ये मतलब है मेरा बॉडी फॉन्ट कलर ग्रे, मतलब कि डायरेक्ट मैं कोई हेडिंग ले लूँ या कोई भी टेक्स्ट में कोई भी चीज़ ले लूँ, ठीक है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट जो कलर है वो यही होगी। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है बॉडी फॉन्ट कलर ग्रे।
जो बॉडी का फॉन्ट है उसकी कलर ग्रे, तो नाम से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम देता हूँ। फिर बॉडी फॉन्ट बॉडी साइज़, इसको मतलब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने ये बॉडी साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट है इसकी बॉडी साइज़ ये है 16। इसको आप इधर से, अब इसको मैं 18 कर दूँ ना, यहाँ पे आके आप देख लें ये 18 ये चेंज हो गई है क्योंकि मैंने वेरिएबल चेंज किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेम चीज़ फॉन्ट हाइट पे मैंने अप्लाई किया, तो उस पर भी मैं चाहता हूँ कि बॉडी की जितनी भी हाइट है वो 24 हो, तो यहाँ पे देख ले कि हाइट 24 है। अगर इसको आप ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बॉडी की जो फॉन्ट फैमिली है वो मैंने ये यूज़ की, उसको आप बेशक चेंज कर ले तो ये चेंज हो जाएगी। और आप अगर इसको यहाँ पे देख लें चेंज हो गई है, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास मैंने इसको मॉडिफाई किया ना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफाई किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ चेंज हो गई और उसने क्लास भी पैराग्राफ 2 क्लास भी जनरेट की। तो इसको अगर मैं दोबारा से इसको मैं रिमूव करूँ, ये सेम वही चीज़ डालेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसकी जो फॉन्ट फैमिली है या फॉन्ट वेट है थ्रू आउट द वेबसाइट चेंज हो जाए, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ये फॉन्ट फैमिली चेंज करें और इसकी जो ये देखो यहाँ पे ये चेंज हो गई है। अच्छा, ये जो वेट है फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में जाके आप वेरिएबल्स में भी फॉन्ट वेट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, तो वेट इसके अंदर अवेलेबल अभी नहीं है, इन लोगों ने इसके अंदर ये फॉन्ट वेट ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ का टैग है बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी हमारे पास है उसकी फॉन्ट थ्रू आउट द वेबसाइट ऑल पैराग्राफ के लिए चेंज हो जाए, तो आप इसको ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। इसको ओवरराइट कर दें तो जिधर भी मैं इसको यूज़ करूँगा, कोई पैराग्राफ को यूज़ करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसने वही 700 उठा लिया है। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेबसाइट के लिए कि आपको एक बेसिकली आपके पास एक स्टाइल शीट आ जाएगी और आप यहाँ से पूरा वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं, सही है। अच्छा तहसीन भाई, इसमें जैसे वेरिएबल्स की हद तक तो हमने चले चीज़ें देख ली, इसमें बाकी भी जो सैस के फीचर्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि मिक्सन्स होते हैं, मोस्टली बिल्कुल वो चीज़ें हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये इसमें आप सेस प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इजीली। नहीं सैस प्रोजेक्ट्स नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ वो जो हम CSS के लिए यूज़ करते हैं सैस। अच्छा, जो सेस CSS है इसकी बैकएंड मैंने चेक नहीं की, लेकिन इसकी बैकएंड मेरे ख्याल से वही CSS इसकी बैकएंड पे चल रही है। आपको अगर आप CSS चाहिए तो ये आपको CSS जनरेट कर लेगी, ये सिंपल CSS, लेकिन वेफ्लो ने बेसिकली इसको सेस में कन्वर्ट किया है। ये आपको सेम CSS देगी, लेकिन जब आप वेफ्लो पे इसको डिप्लॉय करते हैं ना तो वेफ्लो इसको मिनिफाई भी कर देता है और इसको सेस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग जा भी रहे हैं सेस पे, क्योंकि मैं ये चाहते हैं कि मतलब वेबसाइट और भी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, उससे परफॉर्मेंस सेट हो जाती है तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो भी मतलब ईज़िली मैनेज हो सकती है यहाँ से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर है हमारे पास टेक्स्ट ब्लॉक, तो एक है हमारे पास पैराग्राफ और दूसरा है टेक्स्ट ब्लॉक। इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि आप पैराग्राफ ने बेसिकली इन लोगों ने एक टैग दिया हुआ है कि पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही है, और ये एक टेक्स्ट ब्लॉक है। इसको आप पैराग्राफ भी मतलब बना सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक किए इससे आप बोल्ड भी बना सकते हैं, इससे आप इटैलिक भी बना सकते हैं, इससे आप लिंक भी बना सकते हैं और स्पैन भी बना सकते हैं। इवन इसको आप कोड भी इससे बना सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं ये चीज़ें। इसके अंदर अभी पैराग्राफ के अंदर एक क्लास इन लोगों ने क्रिएट की है कोड।
और यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पैराग्राफ के अंदर आपको कोई, आप अगर चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ करूँ या कोई रिच टेक्स्ट यूज़ करूँ, तो इस यहाँ पे आप रिच टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हर एक चीज़ आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इधर आप सिर्फ़ और सिर्फ वही स्पेसिफ़िक चीज़ यूज़ करेंगे जो आपने डिफ़ाइन की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कोई लेबल यूज़ करूँ, लेबल बनाऊँ, तो आप इससे भी लेबल बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दे लेबल और इसकी कलर भी चेंज कर दे, बेशक इसको फ्लेक्स कर दे और इसको आप सेंटर में लेके आए 100। कोई स्पेसिंग देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं और इसकी ख़ुद से आप डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास कोई कलर नहीं है ना, तो कलर भी आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और आपको कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है कि आप इस कलर को चेंज कर ले, फिर आप पूरे वेबसाइट के अंदर जितना भी लेबल यूज़ हो गया है, फिर आपने इस कलर वहाँ पे जाके उसी पेज पे जाके आपने इसी चीज़ को डायरेक्टली यूज़ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई इसकी वेरिएबल बना ले, क्रिएट कर ले, तो ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर एक जगह पे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज करें इसकी कलर और पूरे वेबसाइट के अंदर ये कलर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड बेसिकली क्या है कि आपको जो टेस्टिमोनियल है वो आप इजीली इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपने डिज़ाइन के साथ मतलब के हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे तो कोड है, मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव करूँ इधर से और डायरेक्टली इसके अंदर ही मैंने डाल दिया है। अब इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप इस तरह डिज़ाइन करें, सेम क्लास भी जनरेट हो गई है, उसके अंदर हमारे पास है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इसकी, और इसको आप अपने हिसाब से और भी सेट कर सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड पे अगर आपकी जो यहाँ पे कोई कॉमा या मिसाल वो चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो बैकग्राउंड पे आप यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं। इधर से कोई ये फ्यूचर में आएंगी, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, कोई डिज़ाइन बनाएंगे उसमें ये चीज़ें फिर आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोग को स्टार्ट में पता चले कि हमारे पास इसके अंदर जो HTML टैग्स है वो किस तरह इन लोगों ने डिफ़ाइन की है और वो काम किस तरह करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है रिच टेक्स्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिच टेक्स्ट का मकसद बेसिकली क्या है, इसमें आप हर तरह की चीज़ें इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। हर तरह का मतलब कि रिच टेक्स्ट जो वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट हम यूज़ करते हैं ना, कंटेंट वो बेसिकली रिच टेक्स्ट है वेबफ्लो के अंदर। तो रिच टेक्स्ट के अंदर आप हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इन लोगों ने यूज़ किए 1 से लेकर 6 तक, और फिर यहाँ पे इन लोगों ने पैराग्राफ भी यूज़ किया है, फिर यहाँ पे इन लोगों ने ब्लॉक कोड भी यूज़ किया है। लेकिन ब्लॉक कोड अगर इसको आप देख ले, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। अगर मैं इसको यहाँ पे आके इसको मैं चेंज करूँ, कोई क्लास असाइन करूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वही CSS उठा लेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन ऑल पैराग्राफ के लिए बनाया था, तो वो डिज़ाइन इन लोगों ने इसने बेसिकली यहाँ से उठा लिया है। इधर से तो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा। इधर वो जो कोड मैंने जनरेट किया उस पर मैंने क्लिक करके दोबारा से रिमूव कर दिया था इधर से। ठीक है, अच्छा इसको आप और भी एक तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट के अंदर ये पैराग्राफ चेंज हो, लेकिन ये जो सिर्फ ओनली ये पेज जिधर ये चीज़ पैराग्राफ नज़र आ रही है, इसको मतलब ये थोड़ा सा चेंज हो, तो इसको भी आप कर सकते हैं। कैसे कि आपने रिच टेक्स्ट पे जाके कोई रिच टेक्स्ट कंटेंट नाम दे दे और यहाँ पे आके इसको आप कह दे कि पैराग्राफ ऑल पैराग्राफ
लेकिन नेस्टेड हो इसके। तो जितना पैराग्राफ हमारे पास, जितने भी पैराग्राफ्स है उसकी जो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैं चेंजेस करूँगा वो सिर्फ इसके अंदर चेंज होगी, पूरे वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ टैग चेंज नहीं होगी। तो इसने पेरेंट उठाई है कि इसकी इस टैग क्लास के अंदर जो पैराग्राफ है सिर्फ़ और सिर्फ उस पे ये अप्लाई हो। मैं क्या करता हूँ कि इसको नॉर्मल कर दूँ, तो इसने इसको नॉर्मल कर दिया है। तो सिमिलरली अगर आप इसको देख लें, मैंने ये इसको कॉपी पेस्ट किया था अभी, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर मैं इधर रिच टेक्स्ट यूज़ करूँ तो इसने भी ये उठा लिया है। लेकिन अगर इसको मैं रिच टेक्स्ट यूज़ ना करूँ तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास CSS का क्लास था, और यहाँ पे ना कोई वो नेस्टेड क्लास नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी क्लास जनरेट ही नहीं की, इसलिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ यूज़ किया है। ठीक है, डिज़ाइन जो CSS हमने जनरेट किया, और इसकी हमने इसको मॉडिफाई किया था और राइट किया था, तो इसलिए इसने इसको चेंज कर दिया है और ये इधर अप्लाई हो गया है। अच्छा, इधर भी जो है हमारे पास ये ब्लॉक कोड है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे यूज़ ना करूँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंटली डिज़ाइन करूँ, तो ऑल ब्लॉक कोड्स इसके अंदर हो और उसकी डिज़ाइन इस जैसी हो और बोल्ड हो, और साथ में ये हो। फिर इसको आप डिज़ाइन इधर से भी कर सकते हैं, तो दूसरी जगह पे आपको वो डिज़ाइन नज़र आएगा और इधर जो है ना डिज़ाइन चेंज होगा। मोस्टली डिफरेंट चीज़ें आ जाती है वेबसाइट के अंदर कि एक पेज के अंदर एक डिज़ाइन, दूसरे पेज के अंदर सेम चीज़ दूसरे डिज़ाइन से इन लोगों ने डिफ़ाइन की है जो डिज़ाइनर बनाते हैं। तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं। फिर इसके अंदर सिमिलरली आप इन चीज़ों को भी इनहेरिट कर सकते हैं अपनी रिच टेक्स्ट से, सेम जो हमने की है अभी। सिमिलरली लाइक मैं इसको करता हूँ तो इसको आप नेस्टेड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है CMS में अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल भी है और एक्सपर्ट भी है, तो मैं चाहता हूँ कि CMS फिर बाद में डिस्कस कर ले। ठीक है, और बाकी इमेजेस, वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, ये सेम टैग्स है। हमने जिस तरह की इमेज यूज़ किया, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट यही कुछ इन लोगों ने प्लेस होल्डर यूज़ की है। कोई भी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इसको इसी तरह ही डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने इसको जस्ट, अगर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द वेबसाइट जितने भी इमेजेस हैं उस पर चेंजेस आ जाए, या मोस्टली तो इस तरह नहीं होता, लेकिन आप इसको आप नाम दे दें कोई फीचर इमेज, और इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। मीटिंग एंड हो गया। ठीक है।